Hello student, welcome back to the class. So in previous lecture we discussed about the synchronous condenser versus shunt capacitor. Okay, shunt compensation capacitor के बारे में और सिंक्रोनस कंडेंसर के जो उन दोनों का कंपैरिजन एंड डिफरेंस था वो हम प्रीवियसली हमने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, डीप में हमने वो सब डिस्कस किया था। सो आज हम देखने वाले हैं शंट कंपेंसेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अ शंट कंपनसेशन। ठीक है, क्या रहता है शंट कंपनसेशन? सो प्रीवियसली हमने देखा था कि जो हमने सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है, वो क्या कैसा था। देन शंट कैपेसिटर के बारे में भी हमने बात कर दी है, दोनों को कंपैरिजन हमने देख लिया था और सब डिफरेंस भी हमने देख लिया था। सो आज हम जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं शंट कंपनसेशन। So we start our next lecture, that is shunt compensation. Okay, तो देखते हैं हम क्या कैसा रहता है शंट कंपनसेशन। तो देखिए शंट कंपनसेशन में हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है change the natural electrical characteristics of the transmission line to make more compatibility with the prevailing load demand. ठीक है, क्या कहा गया आपको? Change the natural electrical characteristics of the transmission line to make the more compatibility with the prevailing load demand. ठीक है, अगर हम सपोज हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिकल की हम चेंज करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जैसा हमारा डिमांड होगा, ठीक है, उस डिमांड से वो डिमांड हम फुलफिल कर सकेंगे। ठीक है, तो कंपेटिबिलिटी विद द प्रिवेलिंग लोड डिमांड, जो हमारी लोड डिमांड होगी हम उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। then thus the shunt connected या फिर fixed or mechanically switched reactor are applied to minimize line over voltage under light load conditions and shunt connected फर्स्ट से क्या कहा है आपको, जो शंट कनेक्टेड रहता है हमारा या फिर फिक्स्ड या फिर मैकेनिकल स्विच्ड रिएक्टर है, तो वो क्या करेगा, आर्स सॉरी आर अप्लाइड टू मिनिमाइज करेगा हमारा लाइन ओवर वोल्टेज को अंडर द लाइट लोड कंडीशन। ओके, एंड सन कनेक्टेड फिक्स्ड और मैकेनिकल स्विच्ड कैपेसिटर, यहाँ पे हमने बात की थी रिएक्टर की। रिएक्टर क्या करता है, तो जो भी हमारा जब लाइन ओवर वोल्टेज होगा, ठीक है, अंडर द लाइट लोड कंडीशंस को, तो हमारे जो लोड होगा उसको क्या वोल्टेज हो उसको क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, वो होगा हमारा रिएक्टर्स। अगर हम सन कनेक्टेड या फिर फिक्स्ड और मैकेनिकल स्विच्ड कैपेसिटर की बात करें, तो वो क्या करता है, तो वो करेगा क्या, अप्लाइड टू मेंटेन वोल्टेज लेवल अंडर हैवी लोड कंडीशन। ठीक है, हमारे हैवी लोड कंडीशन रहेगा तब भी क्या वो वोल्टेज को मेंटेन करेगा। कौन करेगा, तो शंट कनेक्टेड फिक्स्ड और मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर्स। ओके, the ultimate objective of the applying reactive shunt compensation in a transmission system is to increase transmittable power. हम क्यों करते हैं शंट कंपनसेशन? क्यों? Why? Because the transmission system is to increase transmittable power. हम ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारे अप्लाइंग रिएक्टिव पावर हम अप्लाई करते हैं या फिर शंट कंपनसेशन करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको हमारी ट्रांसमिशन लाइन की जो पावर है, ट्रांसमिटेबल पावर है, उसको इंक्रीज करना है। समझ गए? ओके, देखिए बेसिकली जब हम शंट कंपनसेशन की बात करते हैं तो हम दो तरह से कर सकते हैं। हम एक तो हम क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके मिड पॉइंट को, ठीक है, मिड पॉइंट में शंट कंपनसेशन को रख सकते हैं, या फिर हमारे एंड में जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, उसके हम एंड में हमारा शंट कंपनसेशन का पूरा ये सिस्टम हम वहां पे भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मिड पॉइंट वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द लाइन सेगमेंट। ठीक है, मिड पॉइंट में कैसे करते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द लाइन सेगमेंट? देखिए, वार कंपनसेशन इज थस यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन एट अ मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे रख सकते हैं या फिर और सम इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी हम रख सकते हैं सेगमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एट द एंड ऑफ द लाइन टू प्रिवेंट वोल्टेज इंस्टेबिलिटी। हम इसको देखो, हम मिड पॉइंट पे भी रख सकते हैं और एंड पॉइंट पे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, तो एंड पॉइंट पे हम इसलिए रखते हैं तो प्रिवेंट द वोल्टेज इंस्टेबिलिटी। ठीक है, हम इसको ट्रांसमिशन लाइन के एंड पॉइंट पे क्यों रखते हैं, क्योंकि जो
वोल्टेज में इंस्टेबिलिटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, एज वेल एज डायनेमिक वोल्टेज कंट्रोल टू इंक्रीज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और इसके लिए भी रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे डायनेमिकली जो वोल्टेज रहता है उसको कंट्रोल करेगा, इसको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, इंक्रीज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है, उसको कंट्रोल करके वो डायनेमिक वोल्टेज को कंट्रोल करके हमारी जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी रहती है उसको इंक्रीज करेगा एंड डैम्प पावर ऑसिलेशन ऑल्सो। ओके, तो इसके लिए हम कंपनसेशन की हमको रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। चलो अब जब देखते हैं हमारे जो मेन पॉइंट वोल्टेज हमारा रेगुलेशन से, तो कंसीडर द सिंगल टू मशीन बस पार्ट, ठीक है, यार आप देख सकते हैं मशीन 1 एंड देन मशीन 2 या फिर 2 बस, ओके, ट्रांसमिशन मॉडल इन व्हिच एन आइडियल कंपनसेटर इज शंट कनेक्टेड द मिड पॉइंट। हम देखा बीच में जहाँ आप देख सकते हैं वीएम हमारा आइडियल कंपनसेटर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आइडियल कंपनसेटर P0 हमने मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया है। So of the transmission line, for the simplicity, the line represented by the series in इंडक्टेंस, ठीक है, लाइन जो हमारी होगी आप देख सकते हैं इसको हमने सिंपली सीरीज इंडक्टेंस के तरह दिखाया है। So the compensator is represented by a sinusoidal AC voltage source। तो हमारा कंपनसेटर होगा वो बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट अ साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स ही है, ठीक है। सॉरी, of the fundamental frequency means 50 hertz का ये, ठीक है, in phase with the midpoint voltage, midpoint voltage की phase की बात करें so हमारा VM है, ठीक है, ये रहा voltage at a midpoint compensator, VM and with the amplitude identical to that the sending and receiving end voltage सब हमारा कितना रहता है, इक्वल रहेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हमारा VS है वो इज इक्वल टू रहेगा हमारा VM जितना, वो इज इक्वल टू रहेगा हमारा VR जितना, और वो टोटल इक्वल रहेगा हमारा टोटल V जितना, ठीक है, जितना सप्लाई में वोल्टेज उसको फ्लो कराएंगे उतना हमारा पास कराएंगे सॉरी उतना हमारा टोटल V उतना हमारा सब रहता है, ठीक है। VM V इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू V। और जो हमने यहाँ पे रिएक्टेंस सीरीज में जो बोला था, ठीक है, हमने कनेक्ट किया है वो बेसिकली कितना रहता है, हाफ हाफ रहता है दोनों के साइड, ओके। आगे बात करें तो मिड पॉइंट कंपनसेटर इज इफेक्ट सेगमेंट्स द ट्रांसमिशन लाइन इनटू टू इंडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है, इसको दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। तो फर्स्ट सेगमेंट जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा, विथ एंड इम्पीडेंस x/2 जो हमारा ये वाला है, आप देख सकते हो एक ये होगा एक ये होगा, दो पार्ट्स में इसको दो सेगमेंट में पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट सेगमेंट है विद इम्पीडेंस ऑफ x/2 वो क्या करता है, तो कैरीज पावर फ्रॉम द सेंडिंग एंड टू द मिड पॉइंट, ठीक है, ये वाला है हमारा जो, तो ये क्या करता है, ये सेंडिंग एंड से पावर यहाँ पे पहुंचाएगा तो हमारे मिड पॉइंट तक। और देन ओके एंड द सेकंड सेगमेंट है वो आल्सो विद एन इंपीडेंस, उसका भी कितना है x/2 है, वो क्या करता है, तो वो कैरीज पावर फ्रॉम मिड पॉइंट टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, ओके, रिसीविंग एंड तक पहुंचाएगा। So the midpoint war compensator exchange only reactive power with the transmission line in this process। तो क्या कर रहा है जो हमारा war compensator है, ठीक है, midpoint war compensator वो बेसिकली क्या करता है, वो एक्सचेंज करेगा क्या, ओनली द रिएक्टिव पावर, ठीक है, ओनली द रिएक्टिव पावर को एक्सचेंज करता है इन द ट्रांसमिशन लाइन इन दिस प्रोसेस। फॉर द लॉसलेस सिस्टम, अगर हम बात करें अभी लॉसलेस सिस्टम की, ठीक है, अस्यूम करते हैं तो रियल पावर इज द सेम एट द टर्मिनल ऑफ द लाइन्स। मीन्स क्या, जितना हमने सेंडिंग किया या, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्ट साइड से हम जितना वोल्टेज सेंड करते हैं उतना ही सपोज मान लेते हैं रिसीविंग एंड पे मिलता है, तो हमारी सिस्टम कैसी रहती है, लॉसलेस सिस्टम होती है, ठीक है, अस्यूम में शाम करते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी फिगर भी सॉरी हम यहाँ पे इसके फिगर भी आप देख सकते हैं, देखिए हमने कैसे इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा VS है, देन VM है, देन VR है, ओके, देन हमारा जो रिएक्टेंस था x/2 ओके। सो मोड ऑफ VS इज इक्वल टू मोड ऑफ VR इज इक्वल टू मोड ऑफ VM इज इक्वल टू V जितना रहता है हमारा। और ये हमारा पावर है, पावर मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा पावर मैक्सिमम है, ठीक है, 4 और यहाँ पे 5, सो 4v²/x, ये हमारा रिएक्टिव पावर है 1 - cos डेल्टा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रहता है मिड पॉइंट का कंपनसेशन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, अगर VS और VM की बात करें दोनों इक्वल ही है, ठीक है, VS हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, VM मींस हमारा मिड पॉइंट वोल्टेज, वो दोनों इक्वल है, कितना रहता है, तो V cos डेल्टा बाय del/4, ओके।
एंड करंट की अगर बात करें तो करंट का कुछ इक्वेशन ऐसा रहेगा, IS इज इक्वल टू IM इज इक्वल टू टोटल I इज इक्वल टू करंट हमारा क्या रहता है बेसिकली हमको पता है I इज इक्वल टू V बाय R। सो हियर V सॉरी और V अपॉन हम रिएक्टेंस लेंगे एंड देन साइन डेल बाय 4, ठीक है। सो द ट्रांसमिटेड पावर, अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज नथिंग बट V इंटू I। सो VS इंटू IS या फिर VM इंटू IM, अगर हम और इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा VI cos डेल बाय 4 या फिर 2V स्क्वायर बाय x साइन डेल बाय 2, ओके। अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें, हमारा एक्टिव पावर था, अगर रिएक्टिव पावर की बात करें तो VS IS VM IM V साइन डेल बाय 4 या फिर 4V स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट में 1 माइनस cos डेल बाय 2। तो इस तरह से हमारा ट्रांसमिटेड पावर एक्टिव और रिएक्टिव दोनों हमको मिल जाएगा। So it can be observed that the midpoint shunt compensations can significantly increase the transmittable power। आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट शन कंपनसेशन है वो क्या करता है, वो जो हमारे ट्रांसमिटेबल पावर है उसको इंक्रीज करेगा। कितना करेगा? आई थिंक डबलिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है उससे भी डबल हमको क्या वो पावर को ट्रांसमिटेबल इतना इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, at the expense of the rapidly increase the reactive power demand on the midpoint compensator, ठीक है। So basically ये था हमारा important था। और अगर हम बात करें the midpoint of the transmission line is the best location for the compensator, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो हम कंपनसेटर को मिड पॉइंट पर रखते हैं तो वो हमारी क्या है, हमारी बेस्ट लोकेशन रहती है हमारी, ठीक है, कंपनसेटर के लिए। क्यों? क्योंकि this is because the voltage sag along the uncompensated transmission line is the largest at the midpoint। जो हमारा वोल्टेज सैग रहता है, ठीक है, जो हमारे अनकंपनसेटेड लाइन रहती है उसका वोल्टेज सैग रहता है, वो कहाँ पे लार्जेस्ट होता है? तो हमको पता है वो कहाँ पे रहता है, वो हमारे मिड पॉइंट पे ही रहता है। सो अगर हम हमारा कंपनसेटर है, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की मिड पॉइंट पे उसको हम ठीक है, उसको लोकेशन हम वहां पे उसको रखे तो क्या रहता है हमारा, वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। Also the compensation at the midpoint वो क्या करेगा, breaks the transmission line into two equal segment, जो आगे हमने देखा, ठीक है, जो रिएक्टेंस होता है वो x/2 के पार्ट्स में उसको सेगमेंट को ब्रेक कर देता है। सो मिड पॉइंट में अगर हम कंपनसेशन को रखते हैं तो वो हमारी क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइन को टू इक्वल सेगमेंट्स में उसको ब्रेक कर देता है। सो टू इक्वल सेगमेंट्स for the each which the maximum transmittable power is the same, ठीक है, जो दोनों का maximum transmittable power रहता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। so this is also one types of benefits। देन बात करें फॉर अनइक्वल सेगमेंट, ठीक है, जो अगर सपोज मान लेते हैं दोनों के बीच में इक्वल सेगमेंट इक्वल नहीं है तो क्या रहता है तो क्या होगा, द ट्रांसमिटेबल पावर ऑफ द लॉन्गर सेगमेंट वुड क्लियरली डिटरमाइन द ओवरऑल ट्रांसमिशन लिमिट, ठीक है। अगर हम सपोज मान लेते हैं जो सेगमेंट का सेगमेंट जो बना है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो क्या होगा, तो जो ट्रांसमिटेबल पावर होता है, ठीक है, हम पावर ट्रांसमिट करते हैं वो जो लॉन्गर सेगमेंट होगा, जो लॉन्गर सेगमेंट रहता है वो क्लियरली डिटरमाइन द ओवरऑल ट्रांसमिटर लिमिट, ठीक है। जो हमारी ट्रांसमिशन लिमिट रहती है वो किस पे डिपेंड होगी, तब जो हमारा लॉन्गर सेगमेंट होगा, ठीक है, कब, जब हमारे दोनों ये सेगमेंट इक्वल नहीं रहते तब। सो द सेम कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर लेंथ ऑफ द लाइन्स, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, हमने ट्रांसमिशन लाइन हम देखें यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पे हमने कंपनसेशन को यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा ये वाला है, यहाँ पे हमने रखा है VM, ओके। और हम अब बात करें कि अगर हमारे तो दूसरा जो था हमारा एंड ऑफ लाइन वोल्टेज सपोर्ट टू दी प्रिवेंट वोल्टेज इंस्टेबिलिटी, तो क्या होगा, देखिए इसमें सिंपल रेडियल सिस्टम विद फीडर लाइन रिएक्टेंस ऑफ x। अगर हम बात करें सिंपल रेडियल सिस्टम की, ठीक है, विद फीडर लाइन रिएक्टेंस कितना है इसका, फीडर रिएक्टेंस लाइन सपोज हम मान लेते हैं x है एंड लोड इंपीडेंस सपोज z मान लेते हैं। सो टुगेदर विद द नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज, नॉर्मलाइज्ड टर्मिनल वोल्टेज, दोनों का नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज सपोज मान लेते V है, ठीक है। सो पावर हमारा P और V का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो लोड पावर फैक्टर जो वो उसकी रेंजिंग कितनी होगी, तो लोड पावर फैक्टर जो हमारा होगा उसकी रेंज जो होगी कुछ 0.8 लैगिंग टू 0.9। सो ये हम अजम्पशन करते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता। देन अगर बात करें तो देखिए द नोज पॉइंट एट
at each plot given a specific power represent the voltage instability corresponding to that system condition. So it should be not that the voltage stability limit decrease with inductive loads and increase with capacitive load. अगर हम बात करें, ठीक है, इंस्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जो हमारा सिस्टम में वो स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, स्टेबली इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेबिलिटी। तो सपोज मान लेते हैं अगर हमारा लोड बहुत ज्यादा इंडक्टिव रहता है तो क्या होगा, तो हमारी जो वोल्टेज की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी लिमिट डिक्रीज हो जाएगी। सपोज हमारा अभी लोड की बात करें कैपेसिटिव है तो क्या होगा, तो हमारा जो स्टेबिलिटी वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। So the shunt reactive compensation can effectively increase the voltage stability limit। जो हमारा shunt compensation जो हम करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो इफेक्टिवली इंक्रीज करेगा वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट को, ठीक है, किससे, तो बाय सप्लाइंग द रिएक्टिव लोड एंड रेगुलेटिंग टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, रिएक्टिव लोड और रेगुलेटिंग टर्मिनल वोल्टेज से हमारे वोल्टेज की स्टेबिलिटी लिमिट को इंक्रीज करता है। ओके, हमारा शंट कंपनसेशन। सो इट इज एविडेंट दैट फॉर रेडियल लाइन the end of the line where the largest voltage variations is experienced is the best location for the compensator। ठीक है, आपको ऐसा बताया गया है कि हम कंपनसेटर को कहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, उसका लोकेशन क्या हो सकता है। तो उसके लिए देखो, एक तो क्या होगा, एंड ऑफ द लाइन में यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट वोल्टेज वेरिएशंस आपको पता होगा, ठीक है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके एंड, हमारा जब एंड होता है ट्रांसमिशन लाइन का तो वहां पे हमारा क्या वोल्टेज का वेरिएशंस बहुत ज्यादा रहता है। सो दैट इज द बेस्ट लोकेशन ऑफ द कंपनसेटर। ओके, तो हमारा बेस्ट लोकेशन रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांसमिशन, ये हमारा जो सिस्टम है ट्रांस, ठीक है, इसमें हमने अभी विदाउट कंपनसेशन को यूज करते होते हैं, कैसा होता है, तो रिएक्टिव शंट कंपनसेशन इज ऑफन यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू रेगुलेट द वोल्टेज। क्यों यूज करते हैं शंट कंपनसेशन को, तो हम टू रेगुलेट द वोल्टेज एट अ गिवन बस अगेंस्ट लोड वेरिएशन, ठीक है, वोल्टेज का को रेगुलेट करने के लिए जो भी लोड वेरिएशन के अगेंस्ट जो हमारा वोल्टेज का भी क्या जो स्टेबिलिटी कम हो जाती है उसके लिए हम लोड शंट कंपनसेशन का यूज करते हैं। सो इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, और टू प्रोवाइड वोल्टेज सपोर्ट, ठीक है, और क्या करते हैं, और टू प्रोवाइड वोल्टेज सपोर्ट फॉर द लोड व्हेन ड्यू टू द जनरेशन और लाइन आउटेज, ठीक है, जब भी लाइन जनरेशन के दौरान या फिर लाइन आउटेज हो जाती है, ठीक है, उसके दौरान सिस्टम में क्या वोल्टेज सपोर्ट बना रहे, इसके लिए भी हम शंट कंपनसेशन का यूज करते हैं। ओके, the capacity of the sending end system becomes impaired when a large load area is supplied from two or more generation plants with independent transmission line। ठीक है, आपने आपको क्या बताया गया है, अगर सपोज आप मान लीजिए कि आप दो या फिर दो से ज्यादा कोई जनरेशन प्लांट से आप क्या लोड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, थ्रू इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन लाइन, तो क्या होगा, तो लॉस ऑफ द एडिशनल पावर, the loss of the one of the power source would be suddenly increase the load demand on the remaining part of the system, causing severe voltage depressions that could result in ultimate voltage collapse। क्या होगा, अगर हम दो सपोज मान लेते हैं टू और मोर जनरेशन प्लांट विद इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन लाइन से हम कोई हमारा जो लार्ज लोड एरिया है उसको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। सपोज मान लेते हैं अगर क्या होगा, सपोज यहाँ पे लिखा है द लॉस ऑफ द वन ऑफ द पावर सोर्सेज, अगर कोई एक साइड से भी हमको लॉस अगर हुआ है, ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या होगा, पावर सिस्टम में पावर सोर्सेज कुड बी सडनली इंक्रीज, पावर सोर्सेज हो गए वो क्या हो गए, सडनली इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे वजह से क्या होगा, जो हमारी लोड डिमांड है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, सिस्टम की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे जो हमारा वोल्टेज है वो बहुत डिप्रेशन फील करेगा, एंड अगर ये बहुत देर तक चला तो हमारा वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज फिगर आपको देखा गिवन है विदाउट कंपनसेशन कैसा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 0.8 लेग 95, 0.95 यूनिटी, 0.97 एंड 0.9 लीडिंग। सो अब हम देखते हैं कंपनसेशन विथ, ठीक है, विथ कंपनसेशन, सॉरी। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने एंड में कभी वॉर कंपनसेशन को यूज किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने पावर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे हमने एंड में क्या वॉर कंपनसेशन को यूज किया है, और यहाँ के वेवफॉर्म भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे थे और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके,
सो थैंक यू सो मच। जो आज का हमारा संट कंपनसेशन था, ठीक है, वो आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पे हम एंड करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।